Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of June 2023. तो गाइज आज है तारीख 12 जून 2023 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है अमरावद टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में एक टर्म के बारे में पूछा गया है और ये बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। एक टर्म है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है। तो ये टर्म किस चीज़ को रेफ़र करती है ये आपने बताना है। ऑप्शन ए क्रूड ऑयल, ऑप्शन बी बुलियन, ऑप्शन सी रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन में जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो आपने कई बार एल नीनो ला नीना के बारे में सुना होगा। हमने अपने वीडियोस में ही कई बार डिस्कस किया है कि एल नीनो ला नीना एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है। अभी क्या हो रहा है, 7 साल बाद प्रशांत महासागर में जो एल नीनो है वो वापस से लौट रहा है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। इंडिया के फार्मर्स के लिए, हमारे किसान लोगों के लिए भी ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सूखा पड़ता हुआ नज़र आएगा, हीट वेव्स और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अब ये कैसे होता है वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। एग्जैक्ट भारत पर क्या असर पड़ने वाला है एल नीनो का वो भी हम लोग कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं आखिरकार हम इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। व्हाट इज़ एल नीनो एंड हाउ इट अफेक्ट्स वेदर करके यहाँ पे काफ़ी आर्टिकल देखने को मिलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन सेक्शन पर बहुत डिटेल से और एक बहुत शानदार सा आर्टिकल कवर किया है कि एल नीनो वापस से यहाँ पर है। 7 साल बाद यहाँ पे ये एल नीनो वापस से इंडिया में खासकर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत के ऊपर में, वो सारे एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आखिरी जो एल नीनो देखा गया था वो 2016 में देखा गया था। उसके बाद ये वापस से पैसिफिक ओशन में नज़र आ रहा है। ये बात NOAA की साइट से मेंशन की गई है। NOAA क्या है, यह है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग नोवा के नाम से भी जानते हैं। यूएस की यहाँ पर ये बॉडी है। इसने अभी 8 जून को अनाउंसमेंट इसका किया था कि एग्जैक्टली इस साल एल नीनो बहुत जल्दी आता हुआ नज़र आएगा। देखो एल नीनो की एक्सपेक्टेशन पहले ही की जा रही थी, साल की शुरुआत में बोल दिया गया था कि भैया इस साल एल नीनो देखने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी देखने को मिलेगा। अभी क्या है कि एल नीनो का असर दिखना स्टार्ट हो चुका है, जबकि बोला ही जा रहा था कि अगस्त सितंबर के बाद हो सकता है कि यहाँ पे वो एल नीनो का जो शुरुआत है वो हो, बट असर दिखना अभी से स्टार्ट हो गया। तो इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। अब अपन समझते हैं पहले कि एल नीनो होता क्या है। देखो इसको हम लोग एनजो के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मूवमेंट बताता है कि एल नीनो में एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रेड विंड्स का क्या रोल होता है, पानी कहाँ पर गर्म होता है, कहाँ पर ठंडा होता है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आओ अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वाला पिक्चर देखना, इसमें ये एल नीनो को नहीं दर्शाया गया है, इसमें ला नीना के बारे में बताया गया है। तो पहले अपन ला नीना समझ लेंगे और फिर इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एल नीनो को समझ लेंगे। आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इधर आपको ये एशिया नज़र आएगा, इधर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और इधर आपको यहाँ पे साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, ठीक है। और साउथ अमेरिका के ऊपर ऑब्वियसली बात है नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, इधर ये जो अमेरिका वाला पोर्शन है और इधर यहाँ पर एशिया है, इन दोनों के बीच में आपको पैसिफिक ओशन नज़र आएगा, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे,
तो अभी एल नीनो ला नीनो भी कहाँ पर देखा जाता है, पैसिफिक ओशन में देखा जाता है। अगर मैं बात करूँ एग्जैक्टली तो वो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, यानी कि जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर जो बीच से गुजरता है ना, इसके बीच वाले हिस्से में देखने को मिलता है। लेकिन ये वाला जो पिक्चर है ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है ला नीना को। देखो ला नीना में क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जो एशिया की साइड में पानी है समुद्र का, एशिया की साइड में जो पानी है समुद्र का, ये थोड़ा रेड कलर का दिख रहा है। रेड कलर का क्या देखने का मतलब है, इसका जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यानी एशिया की साइड में जो समुद्र में पानी आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा, इसका टेम्परेचर, इसका तापमान ज़्यादा है, यानी कि यहाँ का समुद्र का पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है। जबकि साउथ अमेरिका के साइड का जो पानी आपको देखने को मिलेगा, इधर का ये पानी काफ़ी ठंडा है, यानी कूल है। तो ला नीना कंडीशन में जब एशिया की साइड में जो पानी है, जो समुद्र का हिस्सा है, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और इधर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की साइड में जो ये पानी का हिस्सा है, ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ये कहलाता है ला नीना। अब ये अच्छा होता है भारत के लिए। तो आपसे इंटरव्यू में या फिर कहीं पर भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के लिए ला नीना अच्छा है या एल नीनो अच्छा है, तो आप क्या जवाब दोगे, ला नीना अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये भारत में मानसून लेकर आता है, बारिश लेकर आता है, जिससे हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। हमारी इकॉनमी जो है, हमारी खासकर एग्रीकल्चर इकॉनमी है, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ग्रो कर पाती है। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ पे पानी गर्म हो गया है, और आपको पता है समुद्र में जिस हिस्से में पानी गर्म है, इवॉपरेशन होगा, है ना, भाप उठेगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी। और जब बारिश होगी और इधर से क्या होता है, हमारा जो मानसून है, सदर्न मानसून आपको देखने को मिलेगा, वो एशिया की साइड में जाएगा, इंडिया में मानसून आता है और इंडिया में बारिश पड़ती है। लेकिन वो कब होगा, जब इधर का हिस्से का, एशिया की साइड का पानी गर्म होगा, और वो कब होता है, ला नीना की कंडीशन में होता है। तो भारत के लिए हमेशा ला नीना अच्छा है। और मैं आपको बताऊं तो ला नीना इधर साउथ अमेरिका के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि इधर का ना फ़िश कल्चर ज़्यादा है, फ़िशिंग सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट आपको ये लोग देखने को मिलेंगे। और इधर का पानी ठंडा रहेगा तभी ये लोग फ़िशिंग कर पाते हैं, और पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है इधर की साइड में, तो यहाँ पर ये फ़िशिंग वगैरह करने में भी इनको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है, इनका फ़िशिंग सेक्टर जो है काफ़ी डाउन होने लगता है। तो ला नीना कंडीशन में समझ गए एग्जैक्टली क्या है। अब इसी को अगर उल्टा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एल नीनो। अब इस वाले पिक्चर को देखो, ला नीना एग्जैक्ट ये था जो मैंने आपको समझाया। इधर एशिया हो गया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, गर्म पानी पहुंच गया इधर की साइड में, और कोल्ड वाटर हो गया इधर। लेकिन एल नीनो में क्या होता है ना, इन ट्रेड विंड्स की वजह से जो ये पानी है, जो ये गर्म पानी इधर था, ये वार्म वाटर, ये घूम कर पहुँच जाता है इधर की साइड में, यानी कि साउथ अमेरिका की साइड में, यूएसए की साइड में। तो वार्म वाटर पहुँच गया इधर, और इधर रह गया कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। अब कोल्ड वाटर की वजह से ना तो यहाँ पे कोई बारिश होनी है, और बारिश नहीं होगी तो इससे सूखा पड़ने लगेगा, गर्मियाँ वैसी चल रही हैं, हीट वेव्स आने लगेंगी, ग्लोबल वार्मिंग वाले सिचुएशन आपको वैसे ही देखने को मिलेगा, है ना, यानी कि लगातार टेम्परेचर बढ़ ही रहा है वैसे भी, तो उसकी वजह से गर्मियाँ और ज़्यादा भयंकर होंगी। प्लस एग्रीकल्चर को नुकसान होगा, प्रॉपर रेनफॉल नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा। ये सारे अफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो इवापोरेशन, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन वो यहाँ नहीं होगा, वो इधर होगा। यानी एल नीनो वाली कंडीशन में जो बारिश है वो इधर साउथ अमेरिका की साइड में होती है। समझ गए? तो ला नीना और एल नीनो क्या है ये आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। सवाल यह है ये होता किस वजह से है, तो इसके पीछे का एक कारण है ट्रेड विंड्स, जो हवाएं होती हैं, खासकर इधर जो बहती हैं ट्रेड विंड्स, उनकी बात कर रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे इधर साउथ अमेरिका से इधर एशिया की साइड में ट्रेड विंड्स बहती हैं, तो इस पानी को इधर की साइड में ले जाती हैं। लेकिन जब ये जो विंड्स का नेचर चेंज हो जाता है, ये ट्रेड विंड्स घूम कर बहकर आती हैं इधर की साइड में, तो वो इस पानी को अपने साथ में लेकर इधर साउथ अमेरिका की साइड में आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो वार्म वाटर का टेम्परेचर है, या कह सकते हो वार्म वाटर है, वो साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की साइड में रहता है। तो बारिश यहाँ पे होती है एल नीनो वाली कंडीशन में, और इंडिया की साइड बारिश नहीं हो पाती है। तो क्या चीज़ अच्छी है भारत के लिए, ना ला नीना, और क्या चीज़ बुरी है, वो है एल नीनो। अब बेसिकली पानी की जब हम लोग बात करें, इधर से गर्म पानी चले जाता है, तो आपने अपवेलिंग का प्रोसेस समझा होगा। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको अपवेलिंग के बारे में पता होगा, ठीक है, कि वार्म वाटर को रिप्लेस करने के लिए जो कोल्ड वाटर है वो नीचे डेप्थ से निकल कर आता है ऊपर, उसको रिप्लेस कर देता है ना। वो यहाँ पर ज्योग्राफी के बहुत अंदर डीप कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे, जीसी लॉन्ग पढ़ोगे, तब आपको वो सारी चीज़ समझ में आएंगी। बट मैंने आपको एग्जैक्ट बता ही दिया है कि ये एल नीनो ला नीनो क्या है। तो इसी वजह से बोल रहा है कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट अब की बार ज़्यादा अच्छा नहीं पड़ने वाला। क्यों? अब की बार एल नीनो जल्दी देखने को मिलेगा। जल्दी देखने का मतलब है इधर एशिया की साइड में सूखा ज़्यादा पड़ने वाला है, हीट वेव्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी, गर्मी ज़्यादा बढ़ने वाली है।
और दोस्तों अगर आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखनी हैं तो आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करके प्रोवाइड यहाँ पे करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो हाल ही में एक फेनोमेना देखने को मिला है इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन में, जिस रीजन को मैंने अभी आपको मैप में दिखाया है, वहाँ पर एल नीनो कंडीशंस जो हैं ये 2023 की अभी से यहाँ पे नज़र आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, कैसे काम करता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब ये थोड़ा समझ लेते हैं आज से पहले कब कब एल नीनो के इवेंट्स नज़र आए हैं। तो यहाँ पर एल नीनो का जो इवेंट नज़र आया, यानी कि एल नीनो पहले 1982-1983 में देखने को मिला है, 1997 से लेकर 1998 के बीच में आपको एल नीनो देखने को मिलेगा। अब ये दोनों सालों को इसलिए इतना ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो मार्क किया गया है क्योंकि इन दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना जो एल नीनो आया था वो सबसे ज़्यादा इंटेंस था, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर था, बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में सूखा इसने क्रिएट किया, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके अलावा 1982 और 1983 वाला जो इवेंट था ना, जो इस वाले साल में एल नीनो आया था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है काफ़ी बढ़ गई थी। और 1997 और 1998 वाला भी चाहे आप लोग देख लोगे, यानी कि 82-83 के बाद वाला जो यहाँ पर एल नीनो आया था ना, ये पहला एल नीनो इवेंट था जिसको प्रॉपरली मॉनिटर किया गया स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, कि कैसे ये शुरुआत हुई इसकी और कैसे यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, इसको पूरी तरह से मॉनिटर किया गया था। तो 1997 और 1998 वाला जो एल नीनो आया था, इससे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस सभी जगह पर सूखा पड़ गया था। क्यों? क्योंकि ये पैसिफिक ओशन में स्थित देश देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर, एशिया के जस्ट पास में। जबकि साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, इधर पेरू हो गया, ऊपर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का कैलिफोर्निया हो गया, यहाँ पे भारी बारिश हुई थी, काफ़ी बाढ़ वगैरह भी आई थी उस समय पर। क्योंकि एल नीनो में यही होता है, गर्म पानी यहाँ से पहुँचा उधर की साइड में और वहाँ पर बारिश हो रही है, और इधर यहाँ पर एशिया की साइड में सूखा पड़ रहा है। समझ गए इस बात को। उसके अलावा जो एक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पैदा करने वाला एल नीनो आया था वो 2016 में था। एल नीनो ग्लोबल वार्मिंग के साथ में इसने एक वार्मेस्ट ईयर बना दिया था 2016 को, एक रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी थी उस समय पर। उसके अलावा एल नीनो 2023 का जो इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर में वो क्या होगा, इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जो हमारा मानसून है वो कमज़ोर हो जाएगा। जैसा ऑब्वियस ही बात है, अगर ला नीना वाली कंडीशन होती तो मानसून आता, साउथ मानसून आता हमारा, बट अभी क्या है, ये कंडीशन नहीं है, एल नीनो वाली कंडीशन है, तो इधर से कोई मानसून आने की बात बनती ही नहीं है। तो मानसून अब की बार काफ़ी कमज़ोर रहने वाला है, बहुत वीक रहने वाला है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, इसी मानसून के बेसिस पर इंडिया की टोटल रेनफॉल डिपेंडेंट है। भारत में जितनी बारिश होती है 70% जो बारिश है वो उसी मानसून के ऊपर निर्भर है, लेकिन वो आएगा नहीं तो बारिश की कमी हो जाएगी। और जो हमारे फार्मर्स बारिश के ऊपर इतना डिपेंडेंट है, निर्भर हैं, उनको एक नुकसान देखने को मिल सकता है। तो पहला तो इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा। दूसरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों? सूखा पड़ जाएगा, गर्मी रहेगी, हीट वेव से लेंगी, गर्म हवाएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, तो इससे यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडोनेशिया हो, या पैसिफिक आइलैंड वाली कंट्रीज़ हो, सभी जगह पर, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा मामला हमारा एल नीनो ला नीना को लेकर। समझ गए? अच्छे से अब इन चीज़ों को लिख दोगे अगर आपसे पूछा जाएगा तो। नाउ आगे आते हैं। नाउ यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिया गया है, इस पिक्चर को हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन से लिंक कर सकते हैं। क्या बात की जा रही है, इस पिक्चर में आपको ये डियर, हिरण दिख रहे होंगे, और ये जो हिरण है ये कोई नॉर्मल हिरण नहीं है, ये सांबर डियर हैं। कौन से डियर हैं? सांबर डियर, जो कि अभी रेस्ट कर रहे हैं मुदुमलई टाइगर रिजर्व में। ये एक पिक्चर क्लिक किया गया और इनके बारे में जो ये इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी गई है। और सांबर डियर वही डियर है जिसके बारे में अब की बार 2023 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन है वो पूछा था, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सांबर डियर के बारे में और फिर मुदुमलई टाइगर रिजर्व के बारे में, कुछ फैक्चुअल डेटा जो कि आपको सीधा सीधा हेल्प करेगा। चलो, सांबर डियर। अब पहली चीज़ यहाँ पर, किसी भी एनिमल के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो उसका आयुसन स्टेटस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछा जाता है कई सारे एग्जामिनेशन में। तो आयुसन के रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है, यानी कि ये जो प्रजाति है वो काफ़ी खतरे में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे नॉक्टर्नल एनिमल है। नॉक्टर्नल मतलब इसको रात में जागना पसंद है, यानी कि सूर्य के छिपने के बाद में ये जानवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सदर्न चाइना में, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी यहाँ पर ये जानवर पाया जाता है। एग्जैक्ट अगर हम बात करें, ये तो मैंने आपको कॉन्टिनेंट वाले रीजन बता दिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा गुजरात एंड राजस्थान में। पेनिनसुलर इंडिया मतलब इंडिया का जो निचला हिस्सा है, जो कि समुद्र से बाउंड्री को शेयर करता है,
उसके अलावा हिमालयन फुटहिल्स हो गए हमारे, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, वेस्टर्न इंडिया हो गया, है ना। तो ये सारे आपको एरियाज़ देखने को मिल जाएंगे जहाँ जहाँ पर सांबर डियर पाया जाता है। उसके अलावा ताइवान के अंदर में जो टेम्परेट लैटिट्यूड है, एल्पाइन जोन वुडलैंड्स हैं, वहाँ पर भी ये डियर्स देखने को मिलते हैं। बाकी पिछले कुछ समय पर इन हिरण को काफ़ी ज़्यादा खतरा पहुँचा है, जैसे कि इनका शिकार किया जाता है स्पोर्ट के लिए, फूड के लिए, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के लिए। तो अलग अलग चीज़ों के वजह से यहाँ पर इनका शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन लगातार ख़त्म होती चली जा रही है, जिस वजह से IUCN के अंदर में इनको वल्नरेबल कैटेगरी में कवर किया गया है। बाकी कंजर्वेशन की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में इस जानवर को शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि आप इसका व्यापार वगैरह नहीं कर सकते हो। इसको एक हाई प्रोटेक्शन दे रखी है, और अगर कोई इसका शिकार करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टीज चार्ज की जा सकती हैं, जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा जैसा ये तो हमने सांबर डियर के बारे में एक एक बात डिस्कस कर लिया, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। उसके अलावा यहाँ पे आर्टिकल में मुदुमलई टाइगर रिजर्व के बारे में भी चर्चा की जा रही थी। तो अभी उसी टाइगर रिजर्व में ये डियर्स बैठे हुए हैं, फ़ोटो क्लिक की गई है। तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे। मुदुमलई टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु के अंदर में जो नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिलेगा। मुदुमलई टाइगर रिजर्व बेसिकली 3 राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु आपस में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर जब बाउंड्रीज़ को शेयर कर रहे होते हैं ना, जो ट्राई जंक्शन वाला हिस्सा है, वहाँ पर ये टाइगर रिजर्व एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा। मुदुमलई टाइगर रिजर्व बेसिकली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक हिस्सा है, ध्यान रखना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा वायनेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अलावा बंदीपुर नेशनल पार्क, उसके अलावा मुखुर्ती नेशनल पार्क, देन साइलेंट वैली इन द साउथ। यानी कि कहने की बात यह है कि मुदुमलई टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे इसके आसपास अगर आप देखोगे, जैसे वेस्टर्न साइड में वायनेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके बाद बंदीपुर नेशनल पार्क नॉर्थ में है इसके, और साउथ में मुकुर्ती नेशनल पार्क और साइलेंट वैली आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके आसपास भी कई सारे अलग अलग यहाँ पे जो पार्क्स है वो नज़र आते हैं। ये जो नाम है मुदुमलई, ये कैसे पड़ा है? एंशिएंट हिल रेंज जो है, एंशिएंट हिल रेंज पुराने ज़माने की पहाड़ियाँ आप कह सकते हो, तो वो बेसिकली यहाँ पर एक मतलब होता है मुदुमलई का। ठीक है। और बोला जा रहा है जो अभी पहाड़ियाँ हैं ना, जो ये रिज़र्व है काफ़ी पुराने, लगभग 65 मिलियन सालों से भी ज़्यादा पुराना आपको यहाँ पर ये रिज़र्व देखने को मिलेगा। इस मुदुमलई टाइगर रिज़र्व में कई सारे अलग अलग पेड़ों की प्रजातियाँ, कई सारे अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। पेड़ों की बात करेंगे तो एलिफेंट ग्रास यहाँ पर देखने को मिलेगी, बड़े साइज़ की घास। उसके अलावा टीक, रोजवुड के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग जानवरों की बात करते हैं तो टाइगर, एशियन एलिफेंट। उसके अलावा बर्ड्स की बात करते हैं तो देखो, ये जो मुदुमलई टाइगर रिज़र्व है, यहाँ पर 260 से ज़्यादा, कितने 260 से ज़्यादा जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, चिड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 8% बर्ड्स स्पीशीज़ इंडिया में जितनी मिलती हैं वो सब मुदुमलई से रिकॉर्ड की जाती हैं। यानी भारत में जितनी भी स्पीशीज़ हैं उसकी 8% स्पीशीज़ चिड़ियों की वो यहाँ पे मुदुमलई में पाई जाती हैं। और उसमें कुछ ऐसी बर्ड्स भी हैं जो बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि मालाबार ग्रे हॉर्नबिल हो गया, मालाबार पेड हॉर्नबिल हो गया, मालाबार लाफिंग हो गया। तो इस प्रकार की कई सारी जो बर्ड्स जो बहुत बहुत मुश्किल से देखने को मिलती हैं वो यहाँ पर एग्जैक्टली पाई जाती हैं। उसके अलावा तमिलनाडु में कुछ और भी टाइगर रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे अनामलई टाइगर रिजर्व हो गया, कलाकड़ मंदुथुरई टाइगर रिजर्व हो गया, फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व हो गया। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स अलग से भी आपको तमिलनाडु में नज़र आते हैं। समझ गए इस बात को ना दोस्तों? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो यहाँ पे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस में 499 रुपीज़ यहाँ पे रखे गए हैं। एक मिनिमम अमाउंट है जो कि आपको लाइफ टाइम का एक्सेस देगा। आपको एक ग्रुप से ऐड किया जाएगा, उस ग्रुप में सभी कंटेंट पड़ा हुआ है, पिछले लगभग 2 साल से कंटेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है, PDFs वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, नोट्स वगैरह वहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पे आप 499 में एक्सेस कर सकते हो। और आगे भी आपको वहाँ पे डेली बेसिस पर जो PDFs हैं वो आज भी अपलोड हो रही हैं और आगे भी अपलोड होती रहेंगी, आगे भी कंटेंट अपलोड होता रहेगा। बात है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हमने 10 जून से यानी परसों से कंटेंट डालना स्टार्ट किया है। यानी कि जो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, जैसे अभी हमने हिंदी में डिस्कशन किया, अभी मैंने आपको जो है अभी एल नीनो ला लीना के बारे में पढ़ाया, उसके अलावा सांबर डियर के बारे में पढ़ाया, फिर उसके बाद में एक टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ाया। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी ना, ये सब हिंदी में अगर ट्रांसलेट करके आपको मिल जाए, जो खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हिंदी में भी कन्वर्ट करके दी गई हैं।
यानी कि एक हिंदी पीडीएफ भी आपको मिल रहा है। 10 जून से मिलना स्टार्ट हुआ है, तो 10 जून 11 जून का अपलोड हो चुका है और आज भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय लगता है, तो पहले आपका इंग्लिश वाला पीडीएफ अपलोड हो जाता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा काम किया जाता है। काम करने के बाद में आपको हिंदी वाला पीडीएफ मिलता है। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अब यहाँ पर पीडीएफ्स को अगर लेना है तो आप वो भी यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप 2024 के लिए अटैम्प्ट के लिए तैयार हो रहे होंगे, है ना। 2023 का तो अटैम्प्ट गया, हो चुका है प्रीलिम्स। अभी आप 2024 के लिए या 2025 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही होंगे 2025 वाले या 24 वाले, तो उनके लिए ऑब्वियस सी बात है 1 साल पहले का करंट अफेयर पढ़ना है और अब से यहाँ पे आपको पीडीएफ देनी स्टार्ट हो चुकी है और ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है। तो यहाँ पे आप इन हिसाब से डिसीजंस को ले सकते हो। उसके अलावा अपनी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि 499 है और ऑब्वियस सी बात है सभी लोगों का बहुत मेहनत का पैसा है, एक एक रुपया भी बहुत मेहनत का है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ को सही जगह पर लगाना। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है। करना क्या है, यूट्यूब पर जाना है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बाय दीपक यादव एजुकेशन लिखना, आपको वीडियो मिलेगा। 3 दिन पहले वो वीडियो अपलोड किया गया है। उसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा रखी हैं कि इस ग्रुप में क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे नॉर्मल ग्रुप के कंपैरिजन में, क्या क्या चीज़ आपको अलग से यहाँ पर मिल जाती हैं, कैसे आप उनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे सर अपने वीडियोज़ में बता दिया करो, है ना, इस चीज़ के बारे में, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है। उसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा काम जो मैं आपको देता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों, फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल है और इम्पॉर्टेंट है। अगेन जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक किया जाएगा। अभी तो हमने एल नीनो ला नीना डिस्कस किया, अब डिस्कस करेंगे साइक्लोन यानी चक्रवात। तो एक साइक्लोन है जिसका नाम है बिपरजॉय। तो ये साइक्लोन अभी जल्दी हिट होने वाला है गुजरात के अंदर में, ऐसा यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस है उनका कहना यह है ये साइक्लोन एक्सट्रीमली सीवर कैटेगरी का है। इस वजह से चिंता वाली बात है। चिंता वाली बात यह है ये चक्रवात बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा डिज़ास्टर लेकर आ सकता है, जिसका नाम है बिपरजॉय। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो थर्सडे को हिट हो सकता है, यानी 15 जून को यहाँ पे कहीं ना कहीं ये हिट हो सकता है, जिसकी वजह से गुजरात के अलावा यहाँ पे पाकिस्तान के कराची में भी काफ़ी ज़्यादा जो हालात है वो ख़राब हो सकते हैं। तो उसके लिए पहले से ही जो प्रिपरेशन है वो चल रही है ना। प्रिपरेशन चल रही है मतलब जो टीम है हमारी नेशनल और स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की, वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है कोस्टल एरियाज़ के अंदर में। जो वहाँ पे लोग हैं या आसपास लोग रहते हैं उनको हटा दिया गया है, दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है, इवैक्यूएशन किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे कोई भी जो बड़ा डिज़ास्टर है वो ना हो, लोगों की जान ना जाए। ठीक है, अगर यहाँ पर चीज़ें डैमेज होती हैं तो उनको रिपेयर कर लिया जाएगा, लेकिन लोगों की जान जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा मेन मकसद यहाँ पे रखा गया है। बोला जा रहा है कि इस चक्रवात की जो स्पीड होने वाली है वो लगभग 135 किलोमीटर पर आवर से लगभग 150 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है। यानी जो तूफान आएगा वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, यानी जो भी रास्ते में होगा उसको उड़ा ही ले जाएगा वो। ठीक है, तो ये डिस्कशन यहाँ पे किया गया है साइक्लोन को लेकर। अब अपन समझेंगे साइक्लोन होता क्या है, कैसे आता है, और ये जो नाम है बिपरजॉय ये क्यों रखा गया। देखो, बिपरजॉय के बारे में पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे कई बार वनडे एग्जामिनेशन पूछा गया है, आपसे वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि जो ये बिपरजॉय साइक्लोन रिसेंटली आया है इसका नाम किस देश ने रखा है। तो ये नाम दिया है बांग्लादेश ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी कि नामकरण भी होता है, बिल्कुल। कोई नया साइक्लोन आएगा तो उसका नया नाम रखा जाएगा। तो हर बार जब नया साइक्लोन आता है ना, तो कुछ देश हैं यहाँ पे इस ग्रुप में, वो देश आपस से मिलकर उस साइक्लोन का नामकरण करते हैं। तो अभी बांग्लादेश ने ये नाम दिया है बिपरजॉय। बिपरजॉय का मतलब होता है डिज़ास्टर, एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर। बंगाली में यहाँ पर इसका डिज़ास्टर मतलब होता है। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन की नेमिंग है वो रोटेशनल बेसिस पर होती है। कैसे होती है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके वेट करो। ठीक है, अब पहले समझते हैं अपन साइक्लोन होते क्या हैं। दोस्तों, एक चक्रवात को हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। ये कैसे बनता है आपको इक्वेटर वाले रीजन पर खासकर देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वाले मैप को बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको बीच में इक्वेटर की लाइन दिख रही होगी। अब इक्वेटर के बाद यहाँ पर मतलब इक्वेटर जो कि बीच से गुजर रहा है, ठीक है, और यहीं पर हमारा जो सन की किरणें हैं, जो सूर्य की रेज़ हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं। तो इस एरिया में गर्मी भी सबसे ज़्यादा होती है। इंडिया का जो सदर्न हिस्सा है वो हमारा इक्वेटर के अंडर में ही आता है। ठीक है, इक्वेटर के अंदर कह रहा हूँ मैं, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन में आता है।
अच्छा, ये पूरा रीजन देखो, बीच में से इक्वेटर जा रहा है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी अब इक्वेटर की है। इसके ऊपर जा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके नीचे वाली जो लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो ये पिंक वाला हिस्सा है ना, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और इस ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी काफ़ी पड़ती है, और यहाँ पे गर्मी पड़ने की वजह से जो चक्रवात आता है, जो साइक्लोन आता है, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर कोई चक्रवात इंडियन ओशन में आता है, इंडियन ओशन का कहने का मतलब है या बे ऑफ बंगाल में आ जाए या अरेबियन सी में आ जाए, तो यहाँ पे कोई चक्रवात आया तो वो साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी हम लोग बिपर जो है साइक्लोन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वही सेम साइक्लोन अगर साउथ अमेरिका की साइड में आ जाए तो उसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और वही साइक्लोन अगर चाइना जापान की साइड आ जाए तो उसको टाइफून के नाम से जानते हैं, और अगर सिमिलर ही साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया की साइड आ जाए तो उसको विली विलीस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? विली विलीस। विली विलीस को थोड़ा ध्यान से याद रखना, आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों याद रखना है। अब सवाल यह है कि सर ट्रॉपिकल रीजन में ही मेन साइक्लोन आ रहे हैं, जगह जगह पर आ रहे हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है, वो नाम तो उनका अपना अलग हिसाब है, लेकिन होते वो चक्रवाती हैं। चक्रवात के आने के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि जो समुद्र का हिस्सा है ना, जो समुद्र के अंदर जो पानी है वो ज़्यादा गर्म होने लगेगा, खौलने लगेगा। अब जब ज़्यादा गर्म होगा, इक्वेटर वाला रीजन है, गर्मी पड़ेगी, ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होगा तो उससे क्या होगा? इवापोरेशन होगा, पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा, कंडेंसेशन होगा, वो जो भाप है वो कहीं ना कहीं क्लाउड फॉर्मेशन करेगी, यानी कि बादल को बनाएगी, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। होता यह है कि नीचे गर्म पानी जैसी भाप बन के उठता है ना, वो जगह खाली हो जाती है, और उस जगह को भरने के लिए तुरंत आसपास की जो हवा है, ठीक है, आसपास की जो ठंडी हवा है वो इस एरिया को भरना स्टार्ट कर देगी। तो ये गर्म हवा, पानी, ये सब जैसे उठता है यहाँ पर भाप बन के, तो आसपास की ठंडी हवाएं जो हैं वो इस एरिया को तुरंत भरना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक जगह खाली है तो उस जगह को यहाँ पे भरा जाएगा। तो ठंडी हवा फटाक से यहाँ पर भागकर आती है, इस एरिया को भरना शुरू कर देती है, फिर वो भी गर्म हो जाती है, वो भी उठ जाती है ऊपर। ऐसा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, चलता रहता है। इससे बादल बनेंगे, बादल बनने के बाद में आप कह सकते हो कि जो बारिश है वो होगा, एक तूफ़ान आता हुआ नज़र आएगा, और वो जो तूफ़ान है, वो जो विंड्स हैं, वो विंड्स अपने आप में स्ट्रांग होती चली जाएंगी जैसे जैसे साइक्लोन बनता रहेगा। तो साइक्लोन एक दिन में नहीं बनता है, धीरे धीरे बनना स्टार्ट होता है, ठीक है, और तभी तो हम अंदाज़ा लगा पाते हैं भाई इस समय पर ये साइक्लोन हिट हो जाएगा। अब धीरे धीरे बनने के बाद में, एक तूफ़ान बनने के बाद में वो सीधा बढ़ना स्टार्ट कर देता है आगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है ये पूरा साइक्लोन बनेगा, हवा बनेगी, ये हवा और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और ये एक तरीके से पूरा भयंकर तूफान बन जाएगा, और फिर जाकर ये कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर हिट हो जाता है ना। अब साइक्लोन का अगर हम लोग कंपोजिशन देखें तो मान लो, जैसे कि अगर मान लो कोई साइक्लोन जिसकी स्पीड 119 से लेकर 153 किलोमीटर पर आवर की है, तो साइक्लोन से ज़्यादा कोई डैमेज नहीं होगा, कम डैमेज होगा, लेकिन होगा कम डैमेज होगा। फिर अगर किसी साइक्लोन की स्पीड 177 किलोमीटर पर आवर है तो वो मॉडरेट डैमेज कर सकती है, यानी कि थोड़ा सा डैमेज बढ़ जाएगा, और उस हिसाब से जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती चली जाएगी डैमेज ज़्यादा होने लगेगा। जैसे एक साइक्लोन आता है 5th कैटेगरी का, वो कैटास्ट्रॉफिक डैमेज कर सकता है, यानी कि वहाँ पे जो हवा की स्पीड होती है वो 252 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। तो यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ भी रास्ते में आया है वो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर ये वाला कैटेगरी का होता है, बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, बट ऐसे साइक्लोन्स भी आते हैं, ठीक है। और दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कौन से होते हैं? वही ट्रॉपिकल रीजन में जो आते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी जो मैंने अभी आपको एक पिंक वाला रीजन दिखाया था ना, उस वाले रीजन में जो साइक्लोन्स आते हैं उसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की अलग अलग कैटेगरीज हैं। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो कि बहुत खतरनाक होता है, वेरी सीवर, सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म में जो विंड की स्पीड होती है, हवा की स्पीड होती है, ये 88 से लेकर 117 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है। समझ गए इस बात को? तो अभी जो ये वाला साइक्लोन है ये इस वाले गुजरात वाले रीजन को हिट करेगा। गुजरात के साथ साथ यहाँ पर और ऊपर वाला जो रीजन है, खासकर पाकिस्तान का कराची है, वहाँ पे भी ये हिट करने वाला है। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं कुछ रेलिवेंट चीज़ें, जैसे कि आपने अगर लिखना है कुछ साइक्लोन क्या है तो ये मैंने आपको बता दिया। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एयर का भी काफ़ी बड़ा रोल देखने को मिलेगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड हवा बहती है, वो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो चाहिए, ठीक है। बट मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है जो मैंने आपको समझाया। उसके अलावा जो ये टर्म है ना साइक्लोन, ये कहाँ से निकल कर आया? ये एक ग्रीक वर्ड से निकल कर आया जिसका मतलब होता है साइक्लोस। साइक्लोस मतलब कॉइल ऑफ अ स्नेक, यानी कि एक जो सांप होता है ना, इस प्रकार से यहाँ पे एक छल्ला बना के बैठता है।
तो वो जो कॉइल ऑफ अ स्नेक है वहाँ से ये जो वर्ड है साइक्लोस ये निकल कर आया है और इसी के बेसिस पर जो नाम है साइक्लोन वो रखा गया है। सबसे पहली बार जो ये नाम है वो हेनरी पेडिंगटन ने यहाँ पर दिया था इस साइक्लोन का नाम, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा दो प्रकार के साइक्लोन होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये मैंने आपको बताया, जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है। उसके अलावा एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि इस ट्रॉपिकल वाले रीजन से बाहर की साइड में आपको देखने को मिल जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपने ये भी बोला था कि इस साइक्लोन जो अभी आ रहा है इसका नाम है बिपरजॉय, ये यहाँ पर बांग्लादेश ने नाम दिया है, ठीक है, इसका मतलब है डिज़ास्टर। तो ये बताओ साइक्लोन का नामकरण कैसे किया जाता है। देखो साइक्लोन का नाम रखने के लिए ना यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साल 2000 में काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ है वो साथ में इकट्ठे हुए, जिसको नाम दिया गया WMO, एक ग्रुप बनाया गया WMO, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। अब इस ग्रुप के अंदर कुछ देशों को रखा गया, जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। पहले तो केवल यही देश थे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज थी स्टार्टिंग में, जो कि यहाँ पे अलग अलग साइक्लोन का नाम रखा करती थी। अगर कोई साइक्लोन इधर अरेबियन सी में या फिर इधर बे ऑफ बंगाल की साइड में आया है तो उसका नामकरण ये 8 कंट्रीज़ मिलकर किया करती थी। लेकिन मैंने जैसा बताया कि स्टार्टिंग में ये 8 कंट्रीज़ थी, बाद में धीरे धीरे कुछ साल बाद साल 2018 में 5 देश इसमें और ऐड हो गए, तो 8 में 5 ऐड किया इज इक्वल्स टू 13 हो गया, तो 13 कंट्रीज़ आज के समय पर टोटल हैं। अच्छा, वो जो 5 कंट्रीज़ बाद में ऐड हुई थी वो कौन सी हैं, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और येमेन। तो करेंटली टोटल 13 कंट्रीज़ आज के समय पर हैं जो कि क्या करती हैं, अलग अलग साइक्लोन्स का नाम रखती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब की बार जो साइक्लोन आया है वो यहाँ पे रखा गया, उसका जो नाम है वो बांग्लादेश ने दिया। सपोज़ यहाँ पे कोई अगले साल या इस साल कोई दूसरा साइक्लोन आएगा तो वो दूसरा देश नाम देगा, लेकिन वो इन 13 देशों में से ही एक देश होगा जो कि नाम देगा। समझ गए इस बात को। इससे पहले एक साइक्लोन आया था, याद होगा, येमेन ने यहाँ पे उस साइक्लोन का नाम दिया था। आपको याद है वो साइक्लोन का नाम क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। जो रिसेंटली यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से म्यांमार में हिट किया था साइक्लोन, याद आ रहा होगा आपको, पढ़ाया भी था, है ना। येमेन ने जो है उस साइक्लोन का नाम दिया था। अब बात यहाँ पर यह है कि साइक्लोन का नाम रखने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, वो यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। जैसे कोई भी नाम आपको रखना है रखो, लेकिन वो नाम न्यूट्रल होना चाहिए, किसी रिलीजन को हर्ट ना करे, किसी कल्चर, किसी जेंडर को यहाँ पे हर्ट ना करे, इस प्रकार का नाम यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि वो एक डिज़ास्टर क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो नाम है कोई ज़्यादा रूड ना हो, क्रूअल ना हो नेचर में, है ना, कोई निर्दयी नाम ना हो। उसके अलावा नाम की जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 8 लेटर्स की होती है। इस वजह से आपने हमेशा देखा होगा जब जब साइक्लोन आते हैं उनका नाम बहुत छोटा होता है, जैसे बिपरजॉय, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया फिर भी, वरना तो 4-5 वर्ड में ही यहाँ पे नाम रख दिए जाते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना कि साइक्लोन की जब नेमिंग की जाती है तो वो नेमिंग में कितने लेटर्स होते हैं, मैक्सिमम 8 लेटर्स, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 8 शब्द। 8 शब्द से ज़्यादा उस साइक्लोन में कोई ज़्यादा शब्द नहीं हो सकते, या आपने ध्यान में रखना है। और जब भी यहाँ पर कोई भी ये नामकरण करेगा तो इसका नाम देगा, एक प्रोनाउंसिएशन भी देगा, वॉइस ओवर भी देगा कि कैसे यहाँ पर इसका नाम बोला जाएगा, समझ गए। और अगर यहाँ पर कोई भी साइक्लोन आया है उसको नाम दे दिया गया है, वो नाम कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा दूसरे साइक्लोन को देने के लिए। ये भी यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब जैसे मैंने आपको जब साइक्लोन के बारे में, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे बोला था विली विली के बारे में ध्यान रखना। क्यों? देखो यूपीएससी ने 1995 में, 1995 में, वाकई में बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन कभी भी रिपीट हो सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विली विली क्या है, 1995 में पूछा था। क्या ये एक प्रकार का ग्रीन ग्राउंड है इन टेम्परेट रीजन? क्या एक प्रकार की विंड है जो कि डेजर्ट में बहती है? क्या एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन है नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की साइड का? या एक प्रकार का फ़िश आपको देखने को मिलेगा? तो ये सही बात है, यह ऑस्ट्रेलिया के पास आने वाला साइक्लोन है। आपको पढ़ाया था कि ऑस्ट्रेलिया के पास में जो साइक्लोन आता है उसको हम लोग विली विलीज के नाम से जानते हैं। इवन क्वेश्चन केवल प्रीलिम्स में नहीं, मेंस में भी पूछा गया था। मेंस में पूछा गया था कि जब एक साइक्लोन आया था फेलिन, ठीक है, तो पूछा गया था कि साइक्लोन का नाम कैसे किया जाता है, नामकरण कैसे होता है। इसके बारे में आपसे इलॉबरेशन करके पूछा गया था 2013 में। तो मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी बिपरजॉय के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। चलो, ये हुआ हमारा कंप्लीट आर्टिकल। हर एक आर्टिकल की हम सारी डिटेलिंग्स को कवर कर रहे हैं, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आप हैंडल कर सको, इस प्रकार से तैयारी चल रही है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। सबसे पहले आपको ये पिक्चर देखने को मिलेगा। इस पिक्चर में क्या बताया गया है, तो जो निशाद गार्डन है
ये गार्डन आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगा, डल झील के जस्ट बराबर में। सामने डल झील है, उसके पीछे ये गार्डन नज़र आएगा। तो उसका यहाँ पर एक पिक्चर लिया गया है। टूरिस्ट यहाँ पर आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डल झील के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर लगातार न्यूज़ में अब की बार जो G20 की समिट है वो भी यहाँ पर हुआ है, तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। तो जब बात करते हैं हम लोग डल झील की, तो डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर के अंदर में। श्रीनगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर की एक समर कैपिटल है। ये एक अर्बन लेक है। इवन यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और इसका जो नाम है ना, वो अलग अलग नाम भी यहाँ पर इसको दिए गए हैं। तो आपसे अगर डल झील को लेकर पूछा जाए तो भी आपको पता है कहाँ पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, बोला जाए लेक ऑफ फ्लड्स के बारे में, लेक ऑफ फ्लड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं डल झील को। तो डल झील के कुछ और नाम भी है। सबसे पहले लेक ऑफ फ्लड्स, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, या श्रीनगर्स ज्वेल, ये कुछ और नाम भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है श्रीनगर्स ज्वेल क्या है, नीचे ऑप्शन देंगे ये, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली एक डल झील है। ठीक है। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। जैसे यूपीएससी ने साल 2000 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सी एक झील है जो कि तांजानिया और युगांडा के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लेक विक्टोरिया। वो तांजानिया युगांडा के बीच में बॉर्डर बनाती है। उसके बाद 2022 में अब की बार जो प्रीलिम्स हुआ था उससे पहले वाला 2022 का लेक फैगुइन के बारे में पूछ लिया गया था। कई सारी झीलों के बारे में जो क्वेश्चन है वो अभी तक पूछे गए हैं, तो इसको भी काउंट कर लेना। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर सकते हो। बात की जा रही है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर एक जॉइंट अभ्यास को चला रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर एक जॉइंट अभ्यास कर रहा है इंडियन आर्मी के साथ मिलकर। ये अभ्यास में काफ़ी सारी चीज़ें करी जाएंगी, प्रैक्टिस की जाएगी कि कैसे यहाँ पर ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों मिलकर अलग अलग ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो अभ्यास किया गया है, इस अभ्यास के अंदर में राफाल, Su-30 MKI जेट्स वगैरह यहाँ पर यूज़ करे गए हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और अभी कुछ दिन पहले भी जो ये Su-30 MKI जेट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, इन्होंने एक मिशन किया था इंडियन ओशन के ऊपर में, है ना, क्योंकि इंडियन ओशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भारत का, तो उसके ऊपर भी हमने मिशन किया था। इसी प्रकार का सिमिलर ऑपरेशंस और भी यहाँ पर जारी हैं। तो एक अभ्यास है, बस खाली इतना ही ध्यान रखना है क्योंकि इस अभ्यास का मेन मकसद है कि साथ में इकट्ठे हो सकें, साथ में यहाँ पर प्रिपेयर हो सकें, तैयार हो सकें कि आने वाले समय पर अगर कोई एनिमी आता है हमारे सामने तो साथ में हम कैसे मिलकर उसके ऊपर अटैक कर सकेंगे, साथ में मिलकर कैसे उसको हरा सकेंगे। ठीक है। तो अलग से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, कुछ नाम वगैरह यहाँ पे कुछ ऐसी खास चीज़ नहीं है, बस खाली मोटा मोटा जो पूरा आर्टिकल है वो मैंने आपको समझाया है। नाउ चलते हम लोग पहले अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। तो दोस्तों आज के एडिटोरियल डिस्कशन में जो हमारे पास काम के आर्टिकल है, जैसे पहला ये है मणिपुर को लेकर डिस्कस करता है, नॉट इम्पॉर्टेंट। क्यों? बहुत आर्टिकल डिस्कस कर लिए, पूरा इशू आपको पता है, कुछ खास चीज़ नहीं है। नेक्स्ट एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट, ये अच्छा आर्टिकल है और एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। दूसरी चीज़, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है। तो असम से यहाँ पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग्रेस के, गौरव गोगोई, इन्होंने इस आर्टिकल में मेंशन किया है गर्ल न्यूट्रिशन के बारे में, जो बच्चियों के लिए पोषण है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो अच्छे से आपको समझाऊंगा और इसके ऊपर आज का एक मेंस का क्वेश्चन दूंगा। काफ़ी डेटा का यूज़ किया है, फैक्चुअल डेटा का यूज़ किया है, सोर्सेज का यूज़ किया है, तो मतलब एक ऑथेंटिक आर्टिकल है, बढ़िया लगा। मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर एक एडिटोरियल है जो कि गवर्नर के बारे में डिस्कस करता है कि जो गवर्नर हैं वो ऐसे फालतू में जो बिल्स हैं वो अपने पास में रख नहीं सकते हैं। जो बिल है या तो भाई उसको रिटर्न कर दो, या फिर यहाँ पर अगर कोई मैटर है तो आगे प्रेसिडेंट को उसको रेकमेंड करो। तो पूरा इशू क्या है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और एडिटोरियल्स के जो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको हिंदी की जो PDF मिलेगी उसमें भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलो देखते हैं इस वाले आर्टिकल को। सबसे पहले एम्पलीफाई द सब्जेक्ट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल न्यूट्रिशन। एडोलेसेंट गर्ल बोले तो मतलब ऐसे बच्चे, एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं ना, वो मतलब एडोलेसेंट एज ऐसी होती है कि एक बच्चा एडल्ट होने रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पर एडल्ट वाली जो हमारी जनरेशन है उसमें कन्वर्ट हो रहा है। उससे पहले कह सकते हो इसको टीनेज भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो टीनेजर होते हैं वो एडोलेसेंट यहाँ पर आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। तो खासकर इसमें जो बच्चियाँ हैं, जो गर्ल हैं, उनके ऊपर एक मेन फोकस किया गया है कि जो एडोलेसेंट गर्ल का जो न्यूट्रिशन है उसको हम कहीं ना कहीं आज के समय में नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो नज़रअंदाज करना आने वाले समय पर भविष्य में इंडिया के लिए, फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बुरा प्रभाव डाल सकता है।
अब आप कहोगे इंडिया के लिए, फ्यूचर के लिए इतनी बड़ी बात? हाँ, इतनी बड़ी बात। इतनी बड़ी बात इसलिए क्योंकि इन गर्ल का कंट्रीब्यूशन भी हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम गर्ल को सपोर्ट करते हैं तो। अगर कोई इधर से न्यूट्रिशन सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन है हमारी अर्थव्यवस्था के प्रति, भारत की इकोनॉमी के प्रति, वो काफ़ी कम हो जाएगा। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं। आओ समझते हैं क्या है इनके कहने। तो राइटर ये बोलते हैं कि अगर इंडिया के भविष्य का आपने अगर पूरा एनर्जी निकालना है, पूरी एनर्जी को सामने लेकर आना है, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए हेल्थ और जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे अवेलेबल करवाना होगा। एडोलेसेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, ठीक है, और ये वही एज होती है जिस समय पर एक बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। एक बच्चे का यानी कि जो दिमागी विकास है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पर धीरे धीरे करके कह सकते हो कि जो उसका पूरा ओवरऑल बॉडी ग्रोथ है वो इसी एज से, इसी टीन एज से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर इस एज में ही बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, तो क्या आपको लगता है वो लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा? आपको यहाँ पे एक अच्छा खाना ना मिल पाए, आपके बॉडी में प्रॉपर एनर्जी ना रह पाए, तो क्या आप पढ़ पाओगे लग कर पूरे दिन भर? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब मैं भी अपना यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ तो अगर एक प्रॉपर फूड ना मिले, प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिले कुछ समय तक, तो उसके बाद कंसंट्रेशन पावर, बॉडी का जो एनर्जी लेवल है, ये सब कुछ डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम बात करें एक एडोलेसेंट जो हेल्थ है, एक बच्चे की इस पर्टिकुलर टीन एज के अंदर में जो हेल्थ है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यही चीज़ आगे दर्शाएगी कि बच्चे का आगे फ्यूचर में जो इन्वॉल्वमेंट है हमारे देश के प्रति वो कैसा रहने वाला है, ठीक है। इसी से यहाँ पर कह सकते हो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर एक न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन को बेटर कर दिया जाए, जितनी भी यंग लड़कियां हैं उनका न्यूट्रिशन इंप्रूव कर दिया जाए, तो इसका असर डायरेक्टली यहाँ पे उनके प्रोडक्टिवनेस के ऊपर देखने को मिलेगा। उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनकर आएगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा बढ़िया होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंडिया में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल पाएगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें गर्ल्स के न्यूट्रिशन के ऊपर स्पेशली फोकस करना होगा, क्योंकि गर्ल्स थोड़ा ज़्यादा पीछे रह गई हैं न्यूट्रिशन के मामले में। ऐसा काफ़ी सारे सोर्सेज जो हैं वो बताते हैं, काफ़ी सारा ऑफिशियल डेटा बताता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो मेन एडोलेसेंट गर्ल्स ही हैं जो कि वनरेबल हैं, न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही हैं, प्रॉपर यहाँ पे उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, एनीमिया से सफ़र कर रही हैं। एनीमिया मतलब बॉडी में ब्लड की कमी है, आयरन की कमी है। और ये बातें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने भी कवर करी है। जो 5 वाला सर्वे था, जो पाँचवा सर्वे था 2019 से लेकर 21 के बीच का, उसने इन सारी चिंताओं को कंफर्म कर दिया और ये बताया कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं जो एनीमिया से सफ़र कर रही हैं उनकी संख्या 59.1% है। और इससे पहले वाला जो सर्वे था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 वाला, उसने भी ये बात बोली थी और उसने ये बोला था कि जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं उनका जो वज़न है, खासकर ज़्यादातर बच्चों का जो वज़न है वो अंडर वेट वाली कैटेगरी में आ रही है। मतलब कि उनकी उम्र के हिसाब से वज़न बहुत ज़्यादा कम है, हाइट के हिसाब से वज़न बहुत ज़्यादा कम है। और ये कंफर्म बात करी है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 ने। तो अलग अलग सर्वेस का डेटा भी यहाँ पे राइटर यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें इस चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें कुछ नए नॉर्म्स को लेकर आने की आवश्यकता है। और राइटर बोलते हैं ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, काम हुआ है। कई सारी जो अलग अलग स्कीम्स से सरकारी इनिशिएटिव्स हैं वो चलाए गए हैं। कई सारे इनिशिएटिव ने सक्सेसफुली यहाँ पर कई सारे एरियाज़ में लड़कियों को कवरेज प्रोवाइड करवाया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखो, हम लोग जो है एक नेशन का हिस्सा हैं और हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अगर हम इन बच्चियों के न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उनकी पुअर डाइट होगी, मतलब बैलेंस डाइट उनकी अगर अच्छी नहीं होगी तो उससे ना ही ब्रेन डेवलपमेंट होगा, और ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा तो उनका क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा। अगर जो दिमाग है उसका विकास इतना ही नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो आप चीज़ों को पढ़ते हो, याद होता है, आप जितना पढ़ोगे ब्रेन ग्रो करेगा। लेकिन दूसरी चीज़, ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, एक न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उस न्यूट्रिशन के बिना यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो वो न्यूट्रिशन अगर ब्रेन को मिलेगा तो सही है, वो आगे वर्क करेगा, आपका साथ देगा। लेकिन वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उससे बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, बाकी सारा परफॉर्मेंस वो कम होता हुआ नजर आएगा। वही सिनेरियो अभी दिखाई पड़ रहा है। इससे क्या होगा, एजुकेशन के अंदर में जो इन्वॉल्वमेंट है बच्चियों का वो कम नज़र आएगा। उनके लिए आगे फिर ज़िंदगी में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ यानी रोज़गार नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ पढ़ा ही नहीं, ब्रेन का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ।
अब जब रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्या वो सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे? हमारा टारगेट है हम उनको सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनाएं, बट वो आत्मनिर्भर बन नहीं पाएंगे इस सिनेरियो की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये जो अंडर नॉरिशमेंट है या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ पर उनकी आगे पूरी ज़िंदगी को दर्शा देता है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा। समझ गए इस बात को? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है ये आगे जो लोग हैं उनको फाइनेंशियली इनस्टेबल बना सकती है। यानी जब न्यूट्रिशन नहीं होगा आगे डेवलपमेंट नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी और आगे यहाँ पर कोई जॉब नहीं मिल पाएगी, कोई पैसा नहीं कमा नहीं पाएंगे, इससे गरीबी और ज़्यादा बढ़ती हुई चली जाएगी। तो अगर हमारी जो गर्ल्स हैं नेशन की, हमारी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं एडोलेसेंट एज में, उनकी हेल्थ अगर कम रहेगी, यानी कि वो कम हेल्दी रहेंगी, कम पढ़ी लिखी रहेंगी, तो इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर सोसाइटी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा राइटर मेंशन करते हैं कि देखो, आपको जो अलग स्कीम्स चलानी है चलाओ, एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाओ, लेकिन न्यूट्रिशन जब प्रोवाइड करवाओगे तो आपने ध्यान भी रखना है कि कोई भी लड़की पीछे ना रह जाए, क्योंकि कई सारी सरकारी इनिशिएटिव ऐसे हैं जहाँ पर न्यूट्रिशन दिया तो गया है लेकिन सभी जगह पर सभी बच्चों को कवर नहीं किया गया है, कुछ एस्पेक्ट्स वहाँ पे रह गए हैं। तो आपने ध्यान रखना होगा कि स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू जो किया जा रहा है वो अच्छी तरीके से लागू किया जाए, हर एक बच्चियों को यहाँ पर इस स्कीम में कवर किया जाए। तो अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे गर्ल्स के न्यूट्रिशन में तो वो आपको कल वापस से रिटर्न आएगा। ये एक इन्वेस्टमेंट होगा जो देश के लिए रिटर्न आएगा। और उसके बाद बोला जा रहा है ये इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी तो है ही, उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी है, नैतिकता जिम्मेदारी है, मॉरल ऑब्लिगेशन है स्टेट का, हमारी सरकार का, ठीक है। और ऐसी जिम्मेदारी भी है, मॉरल ऑब्लिगेशन के साथ साथ हमारी एक, कह सकते हो ना, अर्थव्यवस्था के प्रति से आप देखोगे तो उस जरिए से भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है। क्योंकि अगर आज इन्वेस्टमेंट होगा तभी यहाँ पर हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नेशन के लिए कल यहाँ पे उन बच्चों की साइड से एक बहुत बड़ा रिटर्न आएगा। और इसके लिए जो अलग अलग सरकारी इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जैसे कि आपको पता होगा स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम यानी पोषण 2.0 चलाया गया। एक अच्छा स्टेप है, ये सीधा डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में चल रहा है, अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी इस वाली स्कीम के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा जागरूकता देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है बात करता है न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के साथ साथ एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। तो आप न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करो, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान रखना। दोनों ही चीज़ें अगर यहाँ पे हमारे एडोलेसेंट गर्ल्स को मिल जाती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल सकती हैं और देश को भी यहाँ पर काफ़ी आगे निकाल सकती हैं आने वाले समय में। तो राइटर बोलते हैं कि मैं भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ और उस इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, क्योंकि मैंने बोला ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये भी एमपी हैं, तो एमपी होने के नाते इनका कहना है मेरी भी ड्यूटी है कि मैं यहाँ पर इस न्यूट्रिशन के टॉपिक को उठा सकूँ और खासकर एडोलेसेंट गर्ल्स जो हमारे देश में है उनकी प्रोटेक्शन, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा कर सकूं। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर उनकी नॉलेज बढ़े, और नॉलेज कैसे बढ़ेगी उसका एक बहुत बड़ा लिंक न्यूट्रिशन के साथ में है। तो वाकई में हेल्थ न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात तो है और आने वाले समय पर हमारा फ्यूचर भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अभी सोचना बिल्कुल सही होगा, ये बिल्कुल सही समय है। अभी यहाँ पर हमें सोचना होगा कि कैसे हम आगे अपने नेशन को अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, नेशन को आगे उठा सकते हैं। उठाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अपने लोगों के ऊपर, अपने देश के लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, उनकी स्किल्स के ऊपर स्टार्ट कर दिया, उनकी एजुकेशन के ऊपर अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया तो अपने आप देश ग्रो करेगा। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्टली न्यूट्रिशन के साथ में भी लिंक होती हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्गर इंडिया के लिए, एक हेल्दियर इंडिया के लिए यहाँ पे हर एक गर्ल के पास में भी यहाँ पर ये जो न्यूट्रिशनल जो उनकी नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। समझ गए इस बात को? तो ये था यहाँ पर कंप्लीट हमारा एडिटोरियल। नाउ अब इस एडिटोरियल के बेसिस पर आज का आपका मेंस का क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है, फटाफट इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पूरा एडिटोरियल एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, यहाँ से रीड कर लेना, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो मैंने आपको ऊपर से आर्टिकल पढ़ा दिया है। अब बात है यहाँ पे आज का मेंस का क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन है, टैकलिंग द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ न्यूट्रिशन अमंग एडोलेसेंट गर्ल इज़ नॉट जस्ट अ हेल्थ कंसर्न। यानी जो ये इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा मुद्दा है, एक जटिल मुद्दा है न्यूट्रिशन का, पोषण का हमारे एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए, वो केवल चिंता वाली बात नहीं है भारत के लिए। चिंता के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हो बोला जा रहा है ये एक इन्वेस्टमेंट भी होगा
ठीक है, ये एक निवेश भी होगा आने वाले समय पर इंडिया के फ्यूचर के लिए, भारत के भविष्य के लिए। ठीक है, तो इससे निपटना कितना ज़रूरी है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स इशू से निपटना, इससे टैकल करना, इससे निपटना, उसके साथ साथ यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट माना जाएगा भारत के फ्यूचर के लिए। तो टैकलिंग द कॉम्प्लेक्स इशू ऑफ न्यूट्रिशन अमंग एडोलेसेंट गर्ल इज़ नॉट जस्ट अ हेल्थ कंसर्न बट ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज़ फ्यूचर। एक्सप्लेन, 250 शब्दों में आपने एक्सप्लेन करना है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। किशोरियों के बीच पोषण के जटिल मुद्दे से निपटना न केवल एक स्वास्थ्य चिंता है बल्कि भारत के भविष्य में एक निवेश भी है। व्याख्या करें इसको लेकर। 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर सबमिट करना। वहाँ पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको। वहाँ पे 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए मिल जाएंगे और डेली बेसिस पर आंसर्स को लिखकर सबमिट कर रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखकर सबमिट कर सकते हो। आप जब अपने आंसर को लिखकर सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए हो ना कि ये जो मुद्दा है इससे लड़ना हमारा केवल स्वास्थ्य चिंता नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट भी है आने वाले भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए। चलो देखते हैं कौन कितना अच्छा सा आंसर लिख सकता है। मेन चीज़ें यहाँ पर समझा दी गई हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला जो एडिटोरियल बात करता है, यहाँ पे गौतम एस रमन हैं, ये मद्रास हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर बोला है कि जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, वो ना इनडेफिनेटली किसी भी बिल को रोक कर नहीं रख सकते अपने पास में। अब मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ, फिर आगे आपको और डिटेल से पता चलेगा। जैसे कि जो हमारे स्टेट्स होते हैं ना, जो हमारे राज्य होते हैं, हर एक स्टेट का आपको गवर्नर देखने को मिलेगा। कौन होता है? एक गवर्नर यानी राज्यपाल होता है। उस गवर्नर की कई सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब मान लो स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, वहाँ से कोई जो बिल है वो पास हो जाता है। अब वो बिल पास होने के बाद में गवर्नर के पास में अप्रूवल के लिए जाता है। गवर्नर क्या करते हैं? उस बिल को अप्रूवल देते हैं। अब क्या होता है, गवर्नर को अप्रूवल कितने दिनों में देना है वो टाइम पीरियड कहीं पर भी हमारे संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन गवर्नर को अप्रूवल देना है। अब कई बार क्या होता है, गवर्नर उस बिल को लेकर बैठे रहते हैं और बहुत समय हो जाता है, उस बिल को लेकर कोई अपनी टिप्पणी देते नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम वाली बात है। इससे क्या होगा, जो मामला है, जो लॉ है, जो बनना था, वो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ गया। यहाँ पर सरकार चुन के आई है, लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों ने अपनी सरकार चुनकर बैठाया हुआ है। गवर्नर को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर रखा है। आपको पता होगा ना, गवर्नर के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 153 में लिखा है ना, एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है गवर्नर, एक राज्य के लिए या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए भी एक व्यक्ति को गवर्नर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। दूसरी तरफ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो लोगों ने चुनकर सरकार को बैठाया है उस पर्टिकुलर स्टेट के, है ना। अब हुआ क्या कि उन्होंने कोई बिल पास कर दिया। अब बिल पास कर दिया, गवर्नर के पास में बिल वो अटक गया। अब लेजिस्लेटिव असेंबली सही से काम नहीं कर पा रही है। तो राइटर का यही कहना है कि भैया एक तरफ लोगों ने सरकार बनाकर बैठा रखी है, तो क्या लोगों ने अपने पसंद से सरकार को इलेक्ट किया है, तो क्या उसको कोई हक नहीं है लॉ बनाने का, कानून बनाने का? गवर्नर लंबे समय तक बिल को रोक कर रख रहे हैं अपने पास में। गवर्नर को तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्रूवल देना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है उधर से, उन्होंने बिल पास किया है। तो अगर वो लॉज बनाना चाहती है किसी चीज़ के ऊपर में, तो गवर्नर को यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नर को अप्रूवल देना पड़ेगा। या कोई सुधार करना तो गवर्नर अपना रिकमेंडेशन दे दे कि भैया यहाँ पर सुधार कर लो, यहाँ पे सुधार कर लो, अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर गवर्नर बिल को रख कर बैठ जाएगा तो उससे आगे लेजिस्लेटिव असेंबली प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। जो एक डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी का जो वर्ड का जो मीनिंग है, वो बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो सकता। तो राइटर ये बोलते हैं कि हाल ही में कई सारे राज्यों में इस प्रकार का विवाद देखने को मिला, कई सारे स्टेट्स में, कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर आपस में यहाँ पर भिड़ गए। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो गवर्नर है, गवर्नर लंबे लंबे समय तक बिल को लेकर कोई अपनी बात नहीं कह रहा है। कोई बिल पास हो रहा है तो वो बिल पास होने के बाद में गवर्नर के पास में जा रहा है, गवर्नर उस बिल को रख कर बैठ जा रहे हैं, अपना अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक ट्रिकी सिचुएशन भी है, जहाँ पर एक तरफ लोगों ने सरकार को इलेक्ट कर रखा है, अपनी सरकार बैठा रखी है, दूसरी तरफ यहाँ पे जो गवर्नर है वो बिल को रोके हुए बैठे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो अफेक्ट हो रही है, क्योंकि संविधान में भले ये ना लिखा हो कि इतने समय पर गवर्नर को अप्रूवल देना है,
लेकिन संविधान में ये ज़रूर लिखा है कि जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्रूवल देना है। लेकिन गवर्नर लंबे लंबे समय तक लेकर बैठ जा रहे हैं बिल को, इससे कोई यहाँ पर एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है, कोई कानून ही नहीं बन पा रहा है। तो ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर इशू नज़र आ रहा है। हुआ क्या कि जो हमारा स्टेट है, जो हमारी राज्य सरकार आपको देखने को मिलती है, इनका जो लेजिस्लेचर होता है उसमें गवर्नर भी होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है ना। आपको पता होगा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधानसभा, विधान परिषद और एक गवर्नर देखने को मिल जाते हैं। अब जो गवर्नर हैं, गवर्नर को भी काफ़ी सारी पावर्स मिली हैं कि भैया देखो गवर्नर कैसे काम करेंगे। गवर्नर बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर हमारे क्या करते हैं, हेड करते हैं। पूरे मिनिस्टर्स का काउंसिल जिसको चीफ मिनिस्टर हेड कर रहे होंगे, उसकी एडवाइस पर जो गवर्नर है वो काम करता है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो जो हमारे संविधान के निर्माता थे, जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट का ये कॉन्सेप्ट रखा। जैसे हमारी केंद्र सरकार के लिए गवर्नर है, केंद्र सरकार के लिए प्रेसिडेंट है और राज्य सरकार के लिए गवर्नर है। जैसे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट भी यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके एडवाइस पर काम करते हैं, लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमारे प्रधानमंत्री हेड कर रहे होते हैं जब बात आती है केंद्र की। लेकिन जब बात आती है राज्य की, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उन सारे मिनिस्टर्स को हमारे चीफ मिनिस्टर हेड कर रहे होते हैं, और वो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को यहाँ पर एडवाइस देता है, तब जाके यहाँ पर वो गवर्नर काम करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर की जो वर्किंग्स है वो यहाँ पर बताई गई हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम्स ये हैं कि गवर्नर अपनी जो पावर्स हैं, जो उनको एक अलग से इंडिपेंडेंट पावर्स दी गई हैं, उसका भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इवन यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे आर्टिकल 163 क्लॉज 2 जो है हमारे संविधान का, ये यहाँ पर मेंशन करता है कि गवर्नर के पास में अलग से इंडिपेंडेंट पावर्स भी हैं जिसको कहीं पर चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। एक केस हुआ था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1974 का ये केस था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, बोला कि इनके पास में इंडिपेंडेंट पावर्स हैं, वो अपनी पावर्स का यूज़ कर सकते हैं, अलग से पावर दी गई हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का सपोर्ट मिला। उसके अलावा आर्टिकल 200 हमारे संविधान का आर्टिकल 200 क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो गवर्नर है, जब गवर्नर को एक बिल प्रेजेंट किया जाएगा, गवर्नर को जब एक बिल दिया जाएगा, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर एक बिल गवर्नर के पास में जब पहुंचेगा, तो गवर्नर को उस बिल के ऊपर एसेंट देना होगा, एक अप्रूवल देना होगा, अपना बोलना होगा कि हाँ ये बिल ठीक है, पास हो गया, अपना साइन करना होगा। या तो एसेंट दें या थोड़े समय के लिए रोक लें या फिर उस बिल को रिटर्न कर दें वापस से, अपने कुछ सजेशन के साथ में, भैया ये इम्प्रूवमेंट है, ये इम्प्रूवमेंट कर लो आगे, फिर दोबारा से बिल दो। तो ये चीज़ थी यहाँ पर। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 200 है ना, इसका जो पहला प्रोविज़न इस आर्टिकल का वो ये बोलता है, क्या बोलता है कि जैसे एक बिल गवर्नर को प्रेजेंट किया जाएगा, गवर्नर को जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल उस बिल को रिटर्न करना होगा। ठीक है, अगर वो मनी बिल नहीं है तो। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जैसे कि अगर कोई ऐसा बिल पास हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली से जो कि हाई कोर्ट की पावर को छीनता हुआ नज़र आ रहा है, तो उस बिल को गवर्नर क्या कर सकते हैं, आगे प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को दे सकते हैं कि भैया आप यहाँ पर इस मैटर को देख लो। ये दोनों काम किए जा सकते हैं। तो मतलब जो ये प्रोसीजर है ना कि प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पड़ता है बिल के लिए, आगे प्रेसिडेंट को दिया जाता है, वो आर्टिकल 201 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गवर्नर के पास में कई सारी पावर्स हैं, इनडेफिनेट पावर्स आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, हमारे संविधान में एक जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गई है, जिसको आप कह सकते हो एक लूप होल भी है, कि गवर्नर के लिए टाइम पीरियड नहीं मेंशन किया गया। यानी उनको बिल दिया गया, कितने दिनों में यहाँ पर उनको बिल को अप्रूवल देना है या नहीं देना है, जो भी कहना है भैया अपना जवाब दे दो जितना जल्दी हो सके। गवर्नर के जवाब के लिए कोई समय नहीं लिखा गया। अगर एक समय होता कि हाँ गवर्नर को इतने दिन में, 30 दिन में, 6 महीने में जवाब देना होता है तो काम हो जाता, लेकिन कोई कुछ लिखा ही नहीं गया। इस चक्कर में गवर्नर बिल रख कर बैठ जाते हैं। अब बैठ गए, ना कोई जवाब दे रहे, ना कुछ, करते रहो, लेजिस्लेटिव असेंबली जो कर रही है, बिल आएगा फिर से आएगा, फिर रख लेंगे। तो कई सारे मैटर्स के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार के जो बिल हैं वो रखे गए हैं। और मान लो यहाँ पर बिल अगर वापस से इनको रिटर्न कर दिया जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली फिर वापस से रिटर्न करती है गवर्नर को, एक बात दोबारा भेजती है बिल, तो गवर्नर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तब गवर्नर को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है जब वो बिल दोबारा से ही सेम टू सेम यहाँ पर गवर्नर के पास में आता है। तो गवर्नर की जो पावर्स हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन कई सारी पावर्स को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसका जो मिसयूज़ है वो आज के समय पर बेहतरी तरीके से हो रहा है। वो चीज़ें यहाँ पर राइटर कह रहे हैं। राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि जो गवर्नर है, भले इनके पास में पावर हो, लेकिन कोई ऐसी पावर नहीं कि वो बिल को रोकर बैठ जाएं। अगर बिल उनको दिया है तो सूद समेत यहाँ पे उनको बिल रिटर्न करना चाहिए, रिकमेंडेशन के साथ में कि भैया ये चीज़ें हम रिकमेंड कर रहे हैं।
या फिर तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको अप्रूवल दे दो। ठीक है, अगर बिल क्या कर रहा है, हाईकोर्ट की पावर को छीन रहा है, तो गवर्नर को वो बिल सीधा प्रेसिडेंट के पास में भेज देना चाहिए। लेकिन बिल को रख कर बैठना, उसके ऊपर कोई एक्शन ना लेना, ये चीज़ सरासर गलत है। अगर ये चीज़ होती है तो ये कहीं ना कहीं हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेकर अगर आप कहोगे तो एक ब्रेकडाउन है। हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सही से काम नहीं कर रही है। समझ गए इस बात को? तो आर्टिकल 200 के अंदर यहाँ पे गवर्नर के बारे में ये कुछ मेन चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब गवर्नर के बारे में अगर आप कुछ 2-4 बातें और जानना चाहते हो तो मैं आपको 1-2 चीज़ें बता देता हूँ। जैसे गवर्नर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, याद करो फटाफट, चलो रिवाइज करते हैं। अगर पॉलिटी पढ़िए तो आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट, वो व्यक्ति इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। दूसरी चीज़, 35 साल की उम्र होना चाहिए, है ना, उसकी एटलीस्ट 35 की एज होनी चाहिए। थर्ड चीज़ यहाँ पर, वो व्यक्ति पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए, तभी वो गवर्नर बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अपॉइंटमेंट कौन करता है उसका? तो गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 153 के अंदर ये पावर्स हैं। तो एक पर्सन को एक राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है या एक पर्सन को एक से ज़्यादा राज्यों का गवर्नर भी बनाया जा सकता है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा गवर्नर के पास में कई सारी पावर्स हैं। जैसे आपने पार्ट 6 के बारे में पढ़ा होगा, है ना, तो पार्ट 6 में कई सारी पावर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। आर्टिकल 161 में क्षमा करने की पावर है। आर्टिकल 164 में जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, बाकी सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करने की पावर है गवर्नर के पास में, है ना। उसके अलावा आर्टिकल 200 में कौन सी पावर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो कोई बिल आया है लेजिस्लेटिव असेंबली की साइड से उसको अपने पास में विड्रॉल कर सकें, रोक कर रख सकें। फिर आर्टिकल 213 यहाँ पे पावर देता है। कई सारी अलग अलग पावर्स हैं जैसे यहाँ पे गवर्नर को। आर्टिकल 213 बेसिकली ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस करने की पावर देता है ना, ये आपको पता होगा। तो गवर्नर की कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो मैंने आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, जितना मुझे यहाँ पर लगातार ध्यान में आ रहा है। आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो बहुत कुछ आपको पता होगा। गवर्नर को लेकर कई सारे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट कमीशंस जो गवर्नर ने रेकमेंड करी हैं, वो कमीशंस के बारे में आपको मैंने पढ़ा रखा है। समझ गए इस बात को? तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब जी। तो ये अभी बातचीत कर रहे हैं जर्मन और ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर के साथ में। आपको पता होगा एक जो मीटिंग है G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग, वो अभी वाराणसी में स्टार्ट हो चुकी है। उस मीटिंग के अंदर आप देख पाओगे कल का ये पिक्चर है जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डेवलपमेंट मिनिस्टर पैट कॉनरॉय और साथ ही साथ में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी एक डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस खाली डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेकर डिस्कशन किया गया है। ये मीटिंग वाराणसी में है। आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना खासकर वनडे एग्जामिनेशन में, कि G20 की डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पर हुई है, तो वो वाराणसी में हुई है। यहाँ पर जर्मनी और ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर्स के साथ में कैसे बायलैटरल रिलेशंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, पार्टनरशिप्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, और डेवलपमेंटल इश्यूज़ के बारे में भी जो डिस्कशंस हैं वो रिसेंटली करे गए हैं। इस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी रिसेंटली हुई हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने वाली हैं। ठीक है, और अभी जो मीटिंग्स होंगी वो ऑब्वियस सी बात है, अभी आपने कुछ पढ़ना नहीं है, मीटिंग्स होंगी तो आपको इसके बारे में जो है पता चलता रहेगा। उसके अलावा और कुछ काम का नहीं है। जैसा आप ये पूरा न्यूज़पेपर देखोगे तो मैं आपको एक बार घुमा देता हूँ। यहाँ पर ये आर्टिकल है, बीजेपी MP एक्यूज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट हटाओ। सचिन पायलट को लेकर आर्टिकल है। ये पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल हैं, ये आपने नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक किसी काम के नहीं है। उसके अलावा यह आर्टिकल देख पाओगे, है ना। अभी हमने सेनकोल इंस्टॉलेशन को लेकर आर्टिकल पढ़ा था, अभी एक इशू चल रहा है। बाकी एडिटोरियल हम लोगों ने कवर कर ही लिया है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आज हमारे पास काम का आर्टिकल नहीं है। उसके अलावा सारा एडवर्टीज़मेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये सारे स्टेट्स के पेजेस हैं और स्टेट्स के पेजेस इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं। अगर यहाँ पे कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता भी तो भी मैं डिस्कस करता, बट ऐसा कुछ आपको यहाँ पे नज़र आएगा नहीं जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे सारे के सारे पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल हैं। जो इंपॉर्टेंट, जो सेलेक्टिव चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट थी, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब फटाफट प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं और अपने वीडियो का अंत करते हैं। तो आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कभी कभी न्यूज़ में रहता है, ये किस चीज़ को रेफ़र करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्रूड ऑयल। कच्चे तेल को यहाँ पर रेफ़र करता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है दोस्तों, नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।